हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई दूसरा वीडियो लाऊं या अगले मंथ का असाइनमेंट वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। साथ ही 10th एंड 12th के अपने फ्रेंड दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उस विषय उनका भी असाइनमेंट वीडियो यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व कराया जाता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान विषय का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो कक्षा 10वीं विज्ञान का असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन फर्स्ट है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला परिवर्तन आपको दिखता है आयनन विभव का, सेकेंड है संयोजकता का, थर्ड है परमाणु आकार और फोर्थ है क्या, विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता। तो चलिए कंप्लीटली हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका आयनन विभव का। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान कम होता है एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। यह हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड का आंसर देखते हैं। सेकेंड है आपका आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती, ना ही वह घटती है और ना ही बढ़ती है। यदि किसी भी आप समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, एस ब्लॉक में चले जाइए, पी ब्लॉक में चले जाइए या डी ब्लॉक में, तो उनकी क्या होती है, संयोजकता समान होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है उनमें। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, घटती है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यह हुआ आपका कंप्लीटली सेकेंड का आंसर। अब हम थर्ड की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, आपका घटता है। तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। अब एक और बच गया फोर्थ नंबर क्लियरली सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ नंबर है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी दिया गया है। उस पीडीएफ को कैसे लोड करना है, कहाँ से उसका लिंक प्राप्त होगा, आपको मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो कम्प्लीटली आप बने रहें हमारे चैनल पे। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 आपके 2 खंड में पूछा गया है, अ एंड ब, जो कि 2-2 नंबर के हैं, दोनों मिलाकर के 4 नंबर का होगा। 75 से 100 शब्द में आपको लिखना है। अ नंबर है सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। जबकि ब नंबर है सौर पैनल के कोई 2 उपयोग लिखिए। चलिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा दर्पण यूज किया जाता है और उसके कारण क्या है, साथ ही हम लोग सौर पैनल के उपयोग को भी लिखेंगे। तो उत्तर क्रमांक अ, सौर कुकर में समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यह प्रकाश की सभी किरणों को वांछित स्थान पर परावर्तित कर देता है, एक जगह पे परावर्तित कर देता है। परावर्तन की घटना हेतु समतल दर्पण क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। सौर पैनल के उपयोग की बात करें तो उपयोग आपको 2 पूछा है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे उपयोग में बहुत अच्छे 4 तो आपको दे दिया हूँ, लिखेंगे आपका एक भी नंबर माइनस नहीं हो सकता, पूरी तरीके से पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे कृत्रिम उपग्रह में होता है, अंतरिक्ष अन्वेषण यान में होता है, अंतरिक्ष परीक्षण प्रयोगशालाओं में भी होता है और ट्रैफिक सिग्नल के रूप में भी होता है। तो ये थे इसके सौर पैनल के उपयोग हो गए। अब हम प्रश्न 2 से आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 आता है। प्रश्न 3 क्या पूछा गया। प्रश्न 3 में है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की कोई 4 उपलब्धियां अर्थात उसके उपयोग बताना है आपको, जो अच्छे कार्य किए गए थे, जो 1 नंबर के प्रत्येक पे है और टोटल 4 नंबर का है। तो चलिए हम इनकी उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। 4 उपलब्धियां कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपके तत्वों के अध्ययन में यह सहायक है। सेकेंड, नए तत्वों की खोज में सहायक था। थर्ड, परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक था। और फोर्थ है संदिग्ध परमाणु भार को ठीक करने में भी सहायक था। तो इस प्रकार मेंडलीव की
क्या थे, 4 उपलब्धियां थी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 2 खंड में पूछा गया है, अ एंड ब पूछा गया है। अ है आपका कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, और ब है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का केवल आरेख चित्र बनाना है आपको, जो कि 1+3 नंबर का है। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकी के जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये आप इनका आंसर लिख लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं और ब नंबर की ओर। तो ब नंबर का आंसर है, ये आपको आरेख चित्र दिया हुआ है। सिंपल सा आरेख चित्र, आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और ये आरेख चित्र आप बना लीजिए। ये हो जाएगा आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र, जो XY का फ्यूजन कराया जाता है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हमारा क्या आता है, 5। प्रश्न 5 जो बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। क्या है कि गाय की एक प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। एक और प्रजाति है उसी की, ठीक है, साहिवाल, जो साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। एक अंगुश नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर क्या है, सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों का संकरण कराना होगा और क्यों कराना होगा। यह है आपका अ नंबर। ब नंबर में मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसके 2 कारण लिखने हैं। तो चलिए हम बहुत अच्छे से इसका साफ साफ आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर नंबर अ हो जाएगा आपका कि छत्तीसगढ़ में किसी गाय से यदि ज्यादा दूध प्राप्त करना हो तो साहिवाल और अंगुश नामक गायों में संकरण कराना होगा, क्योंकि साहिवाल गाय जो है वो जेबा की एक प्रजाति है जो 20,000 लीटर दूध देती है। ठीक है, और अंगूस का शरीर क्या होता है, सुदृढ़ होता है। तो आपको दोनों तरीके से फायदे मिल जाएंगे। अब मेंडल के चुनाव करने के जो मटर के कारण है उसका हम लोग देखते हैं। तो पहला कारण है कि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सेकेंड है यस, एक साल में कई बार लगाया जा सकता है। थर्ड है इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण वाले होते हैं। ठीक है, इन्हीं कारणों से मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का उपयोग किया था। थैंक यू सो मच। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को भी लिखने में असाइनमेंट कोई दिक्कत ना हो। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 10वीं विषय गणित को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं या अगले मंथ का वीडियो लाऊं तो तत्काल आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही 10th एंड 12th के अपने दोस्त यारों को जरूर यह वीडियो सेंड करें क्योंकि उनका भी असाइनमेंट यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। साथ ही फीचर अपडेट भी यहाँ पे दिया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कक्षा 10वीं गणित का प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा क्यूवा पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Q पद 0 होगा। यह आपको सिद्ध करना है। यह अंक है आपका कितना, 3 अंक का है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से 3 अंक के लिए कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा, उत्तर दिया है। ठीक है, क्या दिया है, पीवा पद बराबर Q है। यदि पीवा पद बराबर Q है तो फॉर्मूला हो जाता है आपका A प्लस P माइनस 1D इजिकल टू Q। समीकरण नंबर इसको 1 दे दीजिए तथा क्यूआ पद इजिकल टू क्या है आपका P है। तो क्यूआ पद इजिकल टू P है तो A प्लस Q माइनस 1 इजिकल टू D। इस समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना है, आपको घटा देना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 है आपका A प्लस Q माइनस 1D। अब इसको घटाओगे, इसको सामने का पूरे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। A माइनस का हो जाएगा, Q माइनस 1D भी माइनस का हो जाएगा और P भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइनस हो गया तो देखो आपका क्या हो गया, ये
आपका क्या हो जाएगा, ए आपका प्लस में है और ए माइनस में है, तो ए क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी और q माइनस पी। तो ये हो गया आपका d, p माइनस वन क्यू माइनस वन और d जो है कॉमन उसको बाहर निकाल दिया, q माइनस पी हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, इस माइनस चिन्ह का क्या करते हैं अंदर में गुणा कर देते हैं, तो d हो जाएगा p माइनस वन डी तो पहले से है, और माइनस का जब q से गुणा होगा तो माइनस q और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा और q माइनस पी। अब देखो यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन था, क्या है माइनस वन और प्लस वन, तो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका d p माइनस क्यू इजिकल टू q माइनस पी बचा है ना। लेकिन अब q माइनस पी इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका क्या बोला है कि p क्या है आपका माइनस में, यदि आप ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाते हैं अंदर में माइनस q कर देते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, q का वैल्यू प्लस में ही आ जाएगा और p माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस कारण हम ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, मैथ का रूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ हो जाएगा आपका क्या, अब d का मान आपको ज्ञात करना है। d का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, d इजिकल टू माइनस p माइनस क्यू अपॉन इधर का क्या हो जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा p माइनस क्यू। अब ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, तो क्या बचा आपका d इजिकल टू वन बचा। ये हो गया कि आपका क्या समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को आपको समीकरण 1 में रख देते हैं d का मान। तो समीकरण 1 क्या था आपका, a प्लस पी माइनस वन डी इजिकल टू क्यू था, ठीक है। तो यहाँ पे जब d का मान रख दोगे माइनस वन, तो अब इनका इंटू होगा किसके साथ, इस बीच वाले पद p माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a का a आ जाएगा माइनस, जब माइनस वन का गुणा हुआ किससे p से, तो p क्या हो जाएगा माइनस p हो जाएगा, और माइनस वन का गुणा हुआ माइनस वन से तो प्लस वन हो जाएगा इजिकल टू q, है ना। अब यदि हमको प्रथम पद ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, तो बाकी को पक्षांतर कर देते हैं, तो a इजिकल टू हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन। यही क्या था आपका प्रथम पद था। अब आगे बढ़ते हैं, हम nवां पद ज्ञात करते हैं। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब n क्या है हमारा, nवां पद क्या है p प्लस क्यू है, ठीक। तो nवां पद क्या है हमारा, nवां पद p प्लस क्यू है, इजकल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन, डी का मान क्या है आपका वन, यह रख देंगे मान, ठीक है। तो यह मान हमने रख दिया। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देते हैं p से तो माइनस p हो जाएगा, और q भी क्या हो जाएगा माइनस q हो जाएगा, और माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा। जबकि a का मान क्या था, a का मान था p प्लस क्यू माइनस वन, यह a का मान था तो उसको भी हमने रख दिया। अब देखो यहाँ पे p प्लस का है, यहाँ पे p माइनस का है तो कट जाएगा, q प्लस का है q माइनस का है कट जाएगा, और एक भी क्या है आपका माइनस का है और एक यहाँ पे प्लस का है, तो यह भी पद क्या हो जाएगा कट जाएगा। अतः क्या हो जाएगा a p प्लस क्यू इजिकल टू 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा आपका। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, p प्लस क्यू इजिकल टू शून्य पद होता है। तो इस तरीके से आप एक का कंप्लीटली आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 एक्सेट्रा का 12वां पद ज्ञात कीजिए कि 12वां पद क्या होता है ना। तो 12वां पद ज्ञात करना है आपको। चलिए हम यहाँ पे उत्तर में सबसे पहले लिख देंगे, दिया है क्या, प्रथम पद a बराबर 1/9 दिया है। तो सार्व अंतर होता है d इजिकल टू t2 माइनस t1, अर्थात क्या होता है आपका द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना है। तो d बराबर द्वितीय पद क्या है आपका 4/9 है माइनस 1/9, घटा दीजिए, तो 4 में 1 घटाना है आपको, और इसका बटे में कितना है 9, 9 का लघुत्तम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 3, तो इसका मान आ जाएगा d का मान कितना 1/3 आ जाएगा। अतः समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, अर्थात ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए आप ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, शॉर्ट में बोलते हुए जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए,
और पूरी तरीके से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही वीडियो का PDF भी बनाया गया है। PDF आपको कहाँ से लोड करना है यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लास्ट में मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको कैसे लोड करना है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू। तो इस प्रकार से आप an का मान ज्ञात कर सकते हैं। an का मान क्या हो जाएगा आपका 34/9। यही क्या करना था आपको, 12वां पद ज्ञात करना था। 12वां पद क्या था आपका 34/9। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3 क्या है आपका कि यदि 3a + x अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 अंक का आया है, आपको x पद ज्ञात करना है। तो आंसर में सबसे पहले लिख देंगे, दिया है कि 3 + x + 5 + x अनुपातिक 8 + x। अब इसको आपको समानुपात में चेंज करना है, तो माध्यमिक को क्या करते हैं, दोनों साइड हम बांट देते हैं। तो क्या हो गया 3 + x अनुपात 5 + x समानुपातिक क्या हो जाएगा 5 + x अनुपात 8 + x हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम यदि बटे में लिखें, अनुपात का मतलब ही क्या होता है, बटा होता है। बटा में लिखेंगे तो 3 + x अपॉन क्या हो जाएगा 5 + x = 5 + x अपॉन 8 + x। तीसरी तरीके से इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। आगे इसमें हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे इंटू हो जाएगा और इधर का इधर इंटू हो जाएगा। तिर्यक गुणा तो देखो 3 + x × 8 + x हो जाएगा और 5 + x × 5 + x हो जाएगा। अब इनका आप गुणा करेंगे तो पहले क्या होगा, 3 का इंटू किससे होगा, 3 का इंटू आपका 8 से हो जाएगा। तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इस 3 का इंटू होगा किससे, आपका x से होगा, तो 3x हो जाएगा। अब इधर का x जो है इसका इंटू 8 से होगा तो 8x हो जाएगा और इस x का इंटू x से होगा तो x² हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो समान पद हैं उन्हें एक साइड पक्षांतर कर लेते हैं ताकि हम घटा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड पक्षांतर कर लेंगे। 24 प्लस, देखो आपका मान क्या आ चुका है, 24 + 11x + x² और इक्वल टू 25 + 10x + x²। अब इनको आपको पक्षांतर कर लेना है। तो पक्षांतर कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 11x² + x² - 10x - x² = 25 - 24। तो x² और x² प्लस माइनस में, तो यह पद क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। यही आपको xवां पद ज्ञात करना था, x का वैल्यू क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका, देखो 18 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 18 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, यह 2 अंक का क्वेश्चन है। तो माना 18 और 6 का तृतीय अनुपात क्या है आपका x है, जो तृतीय अनुपात x मान लो। अब सेंटर वाले को दोनों साइड क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है। तो 18/6 हो जाएगा, समानुपाती 6/x हो जाएगा। अब इस अनुपात का मतलब ही होता है बटा, तो इसको हम बटे में ले लेंगे। तो 18 बटे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और 6 बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इनका क्या कर देना है, आपको तिर्यक गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा 18x और 6 छंग 36। अब x का मान ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा 36/18 या x का मान हो जाएगा आपका 2। यही क्या था आपका तृतीय अनुपात। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है। प्रश्न 5 क्या पूछा है आपसे, यदि PA = PB हो तो बिंदु A तथा B के निर्देशांक क्रमशः 20 तथा -24 हो और बिंदु P y अक्ष पर स्थित हो, तब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, है ना। जब यह क्या हो, आपके y अक्ष पर हो तब आपके P के निर्देशांक ज्ञात करना, यही करना है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ यहाँ पर मस्त आपको अच्छे से दिया गया है। ग्राफ को आराम से पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और इस ग्राफ को नोट कर लीजिए। साथ ही मैं आपको PDF भी बता दूंगा लिंक, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से ग्राफ मिल जाएगा कि आपको ग्राफ कैसे लोड करना है, पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप नोट कर लिए होंगे ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप सोल्व करना है। तो सोल्व में हम लोग लिख देंगे क्या दिया है, A का निर्देशांक क्या दिया है 20 दिया है और B का क्या दिया -24 एवं क्या दिया हुआ है आपका
पी ए इजकल टू पी भी दिया हुआ है, यह लिख देंगे हम जानते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे जो सूत्र है, सूत्र में लिख देंगे हम लोग क्या होता है। सूत्र आपका पी ए इजकल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे इसका मान रख करके, तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगा पी ए का। हम इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कम्प्लीटली वैल्यू आपको पी ए का मिल जाएगा। क्या होता है, पी ए का वैल्यू आ गया 4 प्लस वाई का स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार आपको पी बी का भी ज्ञात कर लेना, पी बी का भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा। जब पी बी को सॉल्व करेंगे तो पी बी का भी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। पी बी का क्या वैल्यू है, पी बी इजकल टू 4 प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब चूंकि क्या है, पी ए इजकल टू पी बी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो पी ए का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर करने पे जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, यह अंडर रूट आपका जो है वह कैंसिल हो जाएगा और जो अंदर का वैल्यू है हमारा वह बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो कि 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ पे देखो या तो बराबर में हो दोनों, एक बराबर के पहले हो एक बराबर के बाद में हो, ठीक है, या फिर उसमें आप समांतर जो अंक है उनको एक से पक्षांतर करोगे तो माइनस में हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो यदि आप यहाँ के y पद को आप इधर पक्षांतर करते हो तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या फिर बराबर के बाद है तो उसको आप डायरेक्टली काट सकते हो, तो 4 से 4 कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। क्या, और ये हुआ किससे था, तो सूत्र था आपका a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से यह हुआ था। तो क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू 16 माइनस 8y। अब यहाँ पे y का वैल्यू ज्ञात करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन 8। अब काटोगे तो 8 क्या 2 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो y पे क्या हो गया आपका निर्देशांक यह आ गया, देखिए क्या हो जाएगा निर्देशांक y पे, p के निर्देशांक y अक्ष पे हो जाएगा आपका 0y से 0 2 है, तो यह हो जाएगा आपका निर्देशांक। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 5 कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अब हम लोग प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 6 आपका क्या पूछा गया है, एक ऐसा रेखा बिंदु 7, 9 तथा 5 दिन से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है हमको, ठीक है। कुछ नहीं, प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसमें मान रख देना है, a x1 और x2 y2 y1 का मान दिया हुआ है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फास्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपको प्रवणता का मान कितना मिल गया, m इक्वल टू 3 मिल गया। इस प्रकार से आप कम्प्लीटली इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 आता है, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। यह है आपका प्रश्न नंबर 7, 5 अंक का है कि x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचे जहां x का मान -4 से +4 के बीच हो, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग इसका एक आलेख बनाते हैं। कैसा रहेगा आलेख, तो ये रहा आपका आलेख, ठीक। पहले आप ग्राफ के अनुसार ये जो मान दिया हुआ वह लिख लीजिए। लिखने के बाद अब ग्राफ को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए और लिखिए। यदि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ग्राफ नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से लिख सकते हैं, ग्राफ पूरी तरीके से दिख जाएगा आपको। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। 16 तक के लिए यहाँ पे कुछ मान दिए हुए हैं, ये मान आप कम्प्लीटली नोट कर लीजिए। यहाँ रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आगे पूरी तरीके से ग्राफ को आप फिल कर लीजिए, बना लीजिए। ये आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक। हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। साथ ही 10वीं एवं 12वीं के अपने दोस्तों भाइयों को ज़रूर यह वीडियो सेंड करें, ताकि वो भी आसानी से अपना असाइनमेंट लिख सकें। एक और ख़ास बात कि इस वीडियो का PDF भी दिया गया है, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से कैसे लोड करना है उसके बारे में आगे बताऊँगा। तो चलिए आगे हम लोग वीडियो सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है संस्कृत का, क्या है कि अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित।
तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखा गया जो श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ करके यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं क ख ग घ, इनके आपको उत्तर लिखना है, हिंदी में इसका अर्थ लिखना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग प्रश्न 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर प्रश्न 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 और 5 देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न 1। प्रश्न 1 क का उत्तर हो जाएगा आपका व्याप्त अथवा घिरा हुआ। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा उसका? व्याप्त अथवा घिरा हुआ। सेकेंड ख का उत्तर हो जाएगा मित्रता में लोभ लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मित्रता में लोभ लालच नहीं करना चाहिए। और ग का उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मित्राणी में नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, और घ जो होगा इसका हो जाएगा लोक इस्तमसा बराबर क्या हो जाएगा? लोक प्लस तमसा। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न 1 आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर हमारा 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं क ख ग घ, इनके आपको उत्तर लिखने हैं किसमें? संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया गया है, टोटल 4 अंक है। तो क है आपका, क क्या है? कह दमः प्रकीर्तितः। ठीक है, तो इसका आपका संस्कृत में उत्तर हो जाएगा। ये आपका संस्कृत में इसका उत्तर दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार ख है, ख का उत्तर ये हो जाएगा, या अथवा लिखे, दोनों सही आंसर हैं। या जो ग है, ग का उत्तर ये दिया हुआ है आपका सुखानाम तुष्टि रूपतमा, या अथवा इसका दिया हुआ है, उसे भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही सटीक आंसर हैं, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग तक कंप्लीट हो गया था, तो अब हम इसका देखते हैं घ नंबर। घ नंबर का आंसर यह हो जाएगा, आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों में 1 नंबर के लिए पर्याप्त है। प्रश्न 3 है निर्देशानुरेण धातु रूपम प्रतिवर्तनम कृत्वा लिखित। यहाँ पे जो है उनका धातु रूप में लिखना है। जैसे क है गृह वर्तनते, लिट लकार, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गृह। यह भी 1 इंटू क्या है? 4 है, मतलब हो जाएगा आपका कि 4 नंबर का प्रश्न है, 1 अंक प्रत्येक प्रश्न पे है। ख का उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से नोट कीजिए अच्छे साफ शब्दों में। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ख के बाद आपका आता है ग और घ। तो ग का उत्तर हो जाएगा आपका ये दिया हुआ है मयूरा पठंतु, और घ का उत्तर हो जाएगा ते विद्यालय मिलिंती। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली प्रश्न 3 का कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है क्या? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितेषु पदेषु संधि विच्छेद संधि कृत्वा लिखित। इनका संधि विच्छेद करके आपको लिखना है। यह भी है कितना? 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 अंक के लिए है, प्रत्येक में 1 अंक है। तो चलिए हम इनका संधि विच्छेद करते हैं और लिखते हैं क ख ग घ। तो ये चारों के आपको संधि विच्छेद दिए हुए हैं, आराम से वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा क्या? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? कोष्ठके पद्धत्यो शब्देषु केश्चिन चतुर्णाम अव्ययनाम चयनम कृत्वा वाक्ये प्रयुक्तम। तो यहाँ पे जो आपको संस्कृत में वर्ड दिए हुए हैं, इन शब्दों को आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। किसी 4 का, किसका? किसी 4 का। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका क्या? उच्चय का अर्थ होता है जोर से, वाक्य में इसका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वाक्य में प्रयोग। आगे बढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा आगे प्रश्न सेकेंड, दूसरा प्रयोग हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? बही। बही का अर्थ होता है बाहर, और इसका वाक्य में प्रयोग ये हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका एवं। एवं का वाक्य प्रयोग इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, अर्थ लिख लेंगे। और फोर्थ हो जाएगा हय। हय का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा। साथ ही इसका आप हिंदी में भी अर्थ लिख सकते हैं, अर्थात कल रविवार था। तो या हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई दूसरा वीडियो लाऊं या अगले मंथ का असाइनमेंट आंसर लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। साथ ही 10th एंड 12th के बच्चों को, अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि उनका भी
वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाता है, असाइनमेंट सॉल्व कराया जाता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, डार्विन के सिद्धांत को राजनयिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं? यह आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर क्या हो जाएगा? ये रहा आपका उत्तर। उत्तर यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से अच्छे शब्दों में नोट कर सकते हैं। एक मिनट, इसको मैं सेट कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। उत्तर हो जाएगा, डार्विन का सिद्धांत यह था कि विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। इस संघर्ष में वही बचेगा जो योग्य है। राजनयिकों ने अपने राज्य विस्तार के लिए इस सिद्धांत का दुरुपयोग किया। संघर्ष प्रकृति का नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। इस भावना से दूसरे देशों पर आधिपत्य करने के सोचने लगे। यह सोच गलत है कि दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं। उन्नति के लिए दूसरे देशों की सहायता, मार्गदर्शन, सफलता के आधार आवश्यक हैं। भारत जैसे देश ने कभी किसी पर आधिपत्य नहीं जमाया, फिर भी उसकी उन्नति हुई। उन्नति के लिए परिश्रम, सहयोग, सोच महत्वपूर्ण है, आधिपत्य नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी तरह आगे बढ़ें। हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न 2 क्या है आपका? प्रश्न 2 है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? यह आपका 4 अंक है। शब्द सीमा है 75 से 100। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो प्रश्न 4 का आपका आंसर हो जाएगा या इस तरीके से कि प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हेतु हर देश की सरकार व्यापक पैमाने पर सैनिकों की भर्ती में जुट गई। ज़्यादातर देशों में युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। इसमें ज़्यादातर गरीब किसान और मजदूर थे। उस समय सैनिकों को कई महीने ठंड और बरसात में टेंटों में अत्यंत दयनीय स्थानों में रहना पड़ता था। साथ ही उन दिनों एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण मामूली चोट लगने पर भी अस्वस्थ खाइयों में रहने वाले सैनिक संक्रमण का शिकार हो जाते थे। ठीक है, साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से इतना इसका पूरा आंसर आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न 3 क्या है आपका? प्रश्न 3 है, संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, संसद के न्यायिक कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। साथ ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका आंसर रहा। यहाँ तक आप इसको पूरी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका? तो प्रश्न नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। यह आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिख देंगे, पहले हेडिंग डाल देंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। अब कार्य एवं शक्तियाँ में पहला नंबर आ जाएगा आपका कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, तो कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो यहाँ पे इसको हम 2 पॉइंट में लिखे हुए हैं। देखो, महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, CAG, इस प्रकार। और सेकेंड हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति। और सेकेंड हो जाएगा आपका इसी में, सेकेंड को भी 3 पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपातकालीन शक्तियाँ एवं कार्य, युद्ध या वाहक आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन की घोषणा, राज्य में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ये हो जाएगा। थर्ड में आप पहुंचेंगे तो थर्ड है आपका सैन्य शक्तियों एवं कार्य। तीनों सेनाओं का मुखिया होता है, युद्ध और शांति की घोषणा करता है। कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो चौथा कार्यों में शक्ति हो जाएगा आपका न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, क्षमादान की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने की प्रशक्ति है। पांचवा आप पढ़ोगे तो पांचवा होता है आपका वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य। पहला हो जाएगा इसमें वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति, सेकंड हो जाएगा भारत की आकस्मिक निधि और थर्ड हो जाएगा क्या? वित्त आयोग की नियुक्ति। इसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा छठा शक्तियाँ आता है। छठा शक्ति क्या है? विधायी शक्तियाँ।
विधायी शक्तियां में पहला होता है दोनों सदनों के अधिवेशनों की बैठक बुलाता है तथा बैठकों की समाप्ति की घोषणा करता है। और सेकंड हो जाएगा सांसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से। और थर्ड हो जाएगा अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति। साथ हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं शिव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 10वीं हिंदी सब्जेक्ट को संपूर्ण हल करेंगे। पूरा उत्तर लिखेंगे कि असाइनमेंट कैसे लिखना चाहिए, कितने वर्डों में लिखना है, उसकी पूरी डिटेल देंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अगले सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा तत्काल आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अपने भाई दोस्त लोगों को भी इस वीडियो को सेंड करें, क्योंकि 10th एंड 12th दोनों का वीडियो यहाँ पे असाइनमेंट को हॉल करके अपलोड किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 का प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या है, देखिए प्रश्न 1 है, अन्य बच्चों की माँ, बुआएं तथा दादी नानी उन्हें घिसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है या नहीं? तो उत्तर है, अन्य बच्चों की माँ, बुआएं तथा दादी नानी उन्हें घिसा से दूर रहने की हिदायत इसलिए देती थी क्योंकि घिसा के जन्म के 6 माह पहले उसके पिता का मृत्यु हो गया था। लोग उसे अभागा समझ रहे थे, उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे क्योंकि उसका जन्म से 6 माह पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब आपको बताना है आज के संदर्भ में, तो आज के संदर्भ में ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि उसका क्या दोष है? उसमें जन्म से पहले उसके पिता की मृत्यु हुई, उसमें उस लड़के की कोई दोष नहीं है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 में आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना पूछा गया है? प्रश्न 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अ, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? और ब, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? तो माटी वाली का कंटर किस प्रकार था? उत्तर अ आपको यहाँ तक लिखना है। साथ ही ब नंबर जो है, घरों को क्यों छोड़कर जाने लगे थे? तो देखो, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था, जिससे शहर में पानी भरने लगा था। शहर में आपाधापी मचा हुआ था, इसीलिए शहरवासी गांव को छोड़ करके जाने लगे थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 का आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? और सेकेंड है, निम्न शब्दों का समास विग्रह कीजिए, शोकाकुल एंड गुड प्रश्न का। तो अ का उत्तर आप यहाँ से लिखिए, टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, इसीलिए इसे हम बीमारी के रूप में मानते हैं। संपूर्ण आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ब नंबर, शोकाकुल का समास विग्रह। तो शोकाकुल में क्या है? तत्पुरुष समास है और समास विग्रह होगा आपका शोक से आकुल। साथ ही गुड प्रश्न का समास विग्रह है द्वंद्व समास है और गुडों से प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार प्रश्न 3 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है हमारे प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में भी आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या क्या है? अ, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो क्या होता है? और ब है, जनता की सहनशीलता के कवि दिनकर जी के क्या क्या उदाहरण दिए हैं, लिखिए। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। अ है, जब जनता की भौहें क्रोध में तनती हैं तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगती हैं। साथ ही अब हम ब के उत्तर देखें तो ब का उत्तर होगा, जनता की सहनशीलता के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह अबोध है, चाहे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े वह मुंह नहीं खोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती, क्योंकि मिट्टी बोलता नहीं है। तो इस प्रकार कवि के विचार थे। प्रश्न 4 के आप उत्तर लिख सकते हैं पूरी तरह। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आता है प्रश्न 5।
प्रश्न 5 में आपको एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पूरा पढ़ना है। पढ़ करके इसके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन गद्यांश से कहीं बाहर से नहीं, संपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे तो इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इन प्रश्नों को, इस गद्यांश को और उसका उत्तर लिखते हैं। आप आराम से गद्यांश को पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया है तो उसका उत्तर यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न 1 है, भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक होते हैं? तो इसका उत्तर है, भाग्यवादी लोग भाग्य के सहारे रहकर परिश्रम से जी चुराते हैं। इसकी भाग्यवादिता दूसरों में भी अकर्मण्यता पैदा करती है। वे समाज के लिए कोई महान कार्य नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग समाज की प्रगति में क्या होते हैं? बाधक होते हैं। प्रश्न 2 है, हमारे साधन कब व्यर्थ साबित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब व्यक्ति में परिश्रम करने के प्रति लगन न हो, किसी काम को करने की प्रतिभा न हो, तब व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता। अतः श्रम करने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा के अभाव में साधन हमारे क्या होते हैं? बेकार हो जाते हैं। तो ये थे आपके प्रश्न 5 के प्रथम एंड सेकेंड क्वेश्चन के आंसर। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 3, 4 एंड 5 के आंसर लिखते हैं। तो चलिए थर्ड प्रश्न है हमारा कि प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य क्या है? तो प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य उनकी जन्मजात प्रतिभा तो है ही, इसके अलावा उनका परिश्रमी स्वभाव भी है, जिसके कारण वे काम में हमेशा क्या होते हैं? जुटे रहते हैं, अपने लगन मन से काम करते हैं। तो इसलिए उसको प्रतिभा संपन्न कलाकार कहते हैं या उनके सफलता का रहस्य होता है। साथ ही अब प्रश्न हम 4 देखेंगे, हमें श्रम क्यों करना चाहिए? तो श्रम करने से व्यक्ति को अवर्णनीय आनंद मिलता है, हमारे मन को तृप्त का अनुभव होता है तथा श्रम करके हम समाज को उन्नति में अपना अमूल्य ज्ञान देते हैं, इसलिए हमें श्रम करना चाहिए। साथ ही हम में आलसपन नहीं होती है, यह दूर होता है, इसलिए भी हमें श्रम करना चाहिए। इसी के साथ हम प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। पढ़ करके आपको क्या लगता है इसका क्या टाइटल दे सकते हैं? तो शीर्षक श्रम की महत्ता या उन्नति का मूल परिश्रम है, यह आप टाइटल दे सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर मंथ सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं या दूसरे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर यह वीडियो का लिंक शेयर करें, क्योंकि इसमें 10th और 12th दोनों के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, ताकि आप सभी मंथ के असाइनमेंट के उत्तर बहुत ही शुद्ध शब्दों में आसानी से लिख सकें। थैंक यू। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इसी तरीके से आगे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे होल्ड डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसके कंप्लीटली आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ए एंड बी, तो ये आपका क्वेश्चन ए का आंसर हो जाएगा। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, यह आपका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट भी बनाया गया है। पीडीएफ आपको कैसे लोड करना है, कहां से देखना है, इसके बारे में भी मैं अंत में आपको बता दूंगा, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड, उनको यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक्स स्थान पे। तो देखिए ये ए नंबर में क्या है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, मैथ आएगा। इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो वी नंबर आता है, बी में फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होगा, नो किट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सी
सी में भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेंगे, मैथ्स आएगा। और सी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो डी आता है। डी पे क्या हो जाएगा आपका डिसअपॉइंटिंग, यह हो जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डू एज डायरेक्ट। तो डू एज डायरेक्ट में आपका 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डू एज डायरेक्ट 4 के आंसर यहाँ पे कम्प्लीटली आपको दिया गया है। आराम से वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से आप लिखिए। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट ए पैराग्राफ ऑन पेट्रियोटिज्म इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन हिंट। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको हिंट दिया गया उस हिंट के आधार पे आपको पैराग्राफ राइट करना है। तो ये पैराग्राफ आपका राइट किया गया है। आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से लिखिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ कंप्लीट आंसर 4 का हो जाता है। अब 4 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इस पोएम को केयरफुली रीड करना है। रीड करके आपको 2 आंसर देने हैं, ए एंड बी के। तो क्वेश्चन नंबर ए के आंसर यहाँ पे दिए हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी के भी आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप बहुत ही शुद्ध शब्दों में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके बी के आंसर हो जाएंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपका हो जाता है। अभी तक आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। अब वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों को भी असाइनमेंट लिखने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।